बात है उस दौर की जिस समय भारत परमाणु हथियार बना रहा था। परमाणु हथियार के दौर में पोखरण आप में से और हम में से बहुतों को पता है कि 1998 के अंदर भारत द्वारा राजस्थान के पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि हम 1998 से पहले भी 1974 में परमाणु परीक्षण कर चुके थे, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। भारत के पार्टीशन के बाद जब भारत और पाकिस्तान बने थे, पाकिस्तान शुरुआती दौर में 10-20 साल तक तो भारत से भी तेज चलती हुई अर्थव्यवस्था था। अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा मित्र हुआ करता था। हर चीज में ये चाहता था कि अगर कुछ हो तो पहले पाकिस्तान में हो। आप सोचिए, 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण कर दिया तो इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में मची हथियारों की होड़ से पूरा दुनिया डरने लगी थी। क्योंकि जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान के मन में भी ये प्रश्न बना कि हम क्यों नहीं कर सकते। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनवरी 1972 में ये ऐलान कर दिया कि हम घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। have a nuclear bomb. I have said that my government policy is not to have a nuclear bomb. But at the same time, I have said that why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? This is the most vital field. If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, because these peaceful purposes can be turned into purposes for war, and we say that we are prepared to give every guarantee, every assurance that we will not turn it for purposes of making the bomb. But we cannot be stopped from using this process for our peaceful needs, for our needs of fuel. And the argument hinges on it. No, that we do not want Pakistan to have this capability. The point is, I make it clear that I am not going to convert this capability for purposes of war. This assurance I have given solemnly, and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. I thank you. को तलाश थी उसे एक ऐसे आदमी की जो कि परमाणु बॉम्ब बना सके, और उसे वो व्यक्ति भी मिला। कहाँ मिला, कैसे मिला, क्या किया, आज की वीडियो में सब बताएंगे। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अब्दुल कादिर खान, जिनको AQ खान नाम से भी जाना जाता है। यह वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान के अंदर परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, जिसने पाकिस्तान के कहूता में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया था, जिसको लेकर भारत ने ऑपरेशन कहूता चलाया। ये वो रिसर्च साइट थी जो कि पाकिस्तान ने लंबे समय तक दुनिया से छिपा कर रखी थी। तो अब बात करते हैं AK खान के बारे में। भोपाल में पैदा हुए 1936 में 15 साल की एज में ये भारत में ही रहे। उसके बाद भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ। उसके बाद इनका परिवार 1952 के अंदर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया, और उसके बाद ये आगे की पढ़ाई करने के लिए 1961 में यूरोप चले गए। यूरोप में इन्होंने शुरुआती अपनी पढ़ाई पश्चिमी बर्लिन से की। उसके बाद हॉलैंड के अंदर इनको टेक्केन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, और 1967 में इन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपनी डिग्री हासिल कर ली। डिग्री हासिल करने के बाद ये PhD पूरी करने के लिए आगे निकल गए नीदरलैंड की एक फिजिकल डायनामिक रिसर्च लैब में, जिसका नाम था FDO, जहां जाकर के इन्होंने काम किया। और देखिए, ये पहले से ही चोर थे और चोरी करते करते ही लास्ट तक जेल भी गए हैं। यानी आप खुद सोचिए, ये कैसा आदमी था जो कि पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने वाला। AK खान चोरी करते करते खुद ही जेल गया हो, वो कैसे रहा होगा। और एक हमारा देश है जहां पर लोग अपने देश के अंदर भारत रत्न पाते हैं, हमारे देश के अंदर परमाणु कार्यक्रम के जनक हों, मिसाइल मैन कहा जाता है, और वो राष्ट्रपति बनते हैं और इनके यहाँ जेल जाते हैं। ऐसे में इन्होंने वहां पर क्या किया वो भी सुनिए। तो यहाँ पर नीदरलैंड में एक लैबोरेटरी हुआ करती थी, फिजिकल डायनामिक रिसर्च लैबोरेटरी। उसमें इन्होंने काम करना शुरू किया, और वहां पर इन्होंने देखा कि एक कंपनी थी जिसका नाम था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नीदरलैंड UCN। UCN इस कॉलेज के जरिए से खुद के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन बनवाया करती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेंट्रीफ्यूज किस बवासीर का नाम है, तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि क्या होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये मशीन यूरेनियम एनरिचमेंट के अंदर काम आती है। असल में क्या होता है कि जब हम यूरेनियम को माइन से निकालते हैं तो वो कोई काम का नहीं होता है।
तो उस यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन में यूज करने के लिए बनाती है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन। अगर आसान भाषा में कहें तो जैसे हम रशिया या सऊदी से कच्चा तेल खरीदते हैं, फिर उसको रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं, फिर उससे पेट्रोल, डीजल और गैस निकलती है जिनको हम फिर गाड़ियों में यूज करते हैं, ऐसे ही सेंट्रीफ्यूज मशीन काम करती है। अब आप लोग आराम से समझ गए होंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन ही सबसे टिपिकल टास्क होता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, बॉम्ब के अंदर। क्योंकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट अगर हो गया तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। क्योंकि यूरेनियम का ही खेल है, बाकी बॉम्ब में और कुछ खास नहीं होता है। ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ये नीदरलैंड में बन रही थी और AQ खान चोरी छुपे इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के कार्यक्रम को समझ रहे थे। और जबकि उनका ये फील्ड नहीं था, लेकिन फिर भी इनके मन में पहले से ही चोर था और इस क्षेत्र के अंदर घूम घूम कर सारा डेटा जुटा रहे थे इस सेंट्रीफ्यूज सिलेंडर मशीन का। ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए थे। जिस समय ये कॉन्सेप्ट सीख ही रहे थे, उसी समय इन्होंने मशीन की डिजाइन और कुछ ब्लूप्रिंट चुरा लिए। इसके बाद नीदरलैंड को इनके ऊपर डाउट हुआ कि एक पाकिस्तानी है, आदत से मजबूर हैं, मना करने के बाद भी नहीं मानता और ये कहीं ना कहीं चोरी छुपे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन उस तरफ जब ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियों के प्रति अमेरिका में बड़ा प्रेम था। अमेरिका वो है जो पाकिस्तानियों को गिरफ्तार नहीं होने देना चाहता था, इसलिए नीदरलैंड को इनकी गिरफ्तारी करने से रोक दिया और ये चुपते चुपाते पाकिस्तान आ गए और ये बच गए। इसी दौर में भारत ने 1974 के अंदर अपना परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से कर लिया। शुरुआती दौर में दुनिया के लोगों ने मानने से इनकार ही कर दिया, अरे जाओ यार, तुमसे नहीं हो पाएगा परमाणु परीक्षण। लेकिन इसी बीच में अमेरिका समेत दुनिया पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गई थी कि भारत कुछ तो करके मानेगा। ऐसी स्थिति में 1974 में इस AQ खान के अंदर भी देशभक्ति जाग गई कि मैं भी पाकिस्तान में परमाणु बम बना सकता हूं, क्योंकि मैंने सेंट्रीफ्यूज मशीन बनाना सीख लिया है, मेटलर्जिकल इंजीनियर जो हूं, मैं भी परमाणु बम बनाऊंगा। इसके बाद ये AQ खान पाकिस्तान की सरकार और इसी के संपर्क में आता है और उनसे कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको परमाणु बम बनाकर दे सकता हूं। ये सुनते ही जिया उल हक और उस समय के पाकिस्तान के PM थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि उनसे पहले जो PM थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था कि हम भूखे रहेंगे पर परमाणु बम बनाएंगे, और आज इसको AQ खान सच करने जा रहा था। इस पर पूरे समय निगरानी रखी हुई थी कि ये संवेदनशील प्रोजेक्ट्स को किसी तरह से लीक ना कर दे। लेकिन भाई साहब, इसके बारे में भारत को पता चल गया था कि पाकिस्तान के द्वारा इस कहूता में अपना न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम चलाया जा रहा है। भारतीय जासूसों ने सारी जानकारियां जुटा ली थी और जानकारियां जुटा करके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बता भी दी थी। लेकिन इन मोरारजी देसाई के द्वारा एक ऐसी गलती हुई जिसे हम और आप कभी भी माफ नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते ऑपरेशन कहूता खत्म हो गया और हमारे बहुत सारे स्पाइज मारे गए, हमारे बहुत सारे जासूसों को अपनी जान की कीमत पर भारत की रक्षा करनी पड़ी। इस टॉपिक पर इसमें एक कहानी बड़ी वायरल है जो कि रियल नहीं, ना कोई वेरीफाई एविडेंट है, ना ही कोई B.Raw की तरफ से ऑफिशियल जानकारी है। इसके बारे में तो कहानी ये हंसी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। इसका पता रॉ ने ऐसे लगाया था कि पाकिस्तान में पहले से ही कुछ रॉ एजेंट्स थे। उनमें से एक आज के NSA अजीत डोवाल साहब भी के, जिन्होंने पता लगाने के लिए पाकिस्तान के कहूता में भेस बदलकर रेकी करना शुरू कर दिया और सोचने लगे कि कैसे पता लगाया जाए कि यहाँ कहूता में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। फिर उनको आइडिया आता है कि यहाँ जितने भी नाई की दुकानें हैं उनसे सेटिंग की जाए और उनसे जितने भी बाल कटवाने आते थे उनके सबके बाल इकट्ठा करके भारत में टेस्टिंग के लिए भेज दिए। फिर जब टेस्ट हुआ तो उसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम, इन सब के पार्टिकल्स निकले, जिससे यह पक्का हो गया कि पाकिस्तान के कहूता में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। तो ये कहानी थी कि ऐसे कंफर्म किया गया था, लेकिन ये सच नहीं है। चुराने वाली कहानी किसी ऑफिशियल सोर्स में नहीं है। कोई रॉ ऑफिसर, रिटायर्ड चीफ, CIA रिपोर्ट या फॉरेन इंटेलिजेंस रिकॉर्ड में ये बाल वाला इंसिडेंट मेंशन ही नहीं है। यानी इसका सोर्स ना बुक में, ना डिक्लासिफाइड फाइल में, ना इंटरव्यू में, ना न्यूज आर्काइव में। ये सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और जनता के मनोरंजन के लिए बना दी गई है। तुम खुद सोचो, इतना आसान है क्या बाल चुराना? इतनी हाई सिक्योरिटी साइंटिस्ट के पास इतनी आसानी से पहुंच ही नहीं कर सकते थे। कहूता जैसी जगह पे साइंटिस्ट हेवीली प्रोटेक्टेड थे, मिलिट्री एस्कॉर्ट्स भी साथ में होता था, उनके मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होते थे, इसलिए बार्बर शॉप से बाल उठाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल, लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये स्टोरी एंटरटेनिंग है पर रियल नहीं। अब सच क्या है मैं बताता हूं। हुआ यह था कि रॉ के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मर्स जैसे होटल स्टाफ, ड्राइवर्स, दर्जी, ये सब लोगों ने बताया कि कहूता एरिया में मिलिट्री सिक्योरिटी बढ़ गई है। साइंटिस्ट रात तक काम करते हैं, सेंसिटिव मटेरियल ट्रक्स में आता जाता है और रात को कोई अजीब सी आवाज आती जैसे करके ऐसे, और गहरा शक हुआ रॉ को। फिर और पक्का करने के लिए रॉ के यूरोप वाले एजेंट्स और मोसाद, इन सब ने मिलाकर डेटा इकट्ठा करना चालू किया कि पाकिस्तान ने यूरोप से कुछ ऐसे पार्ट्स मंगाए थे जो नॉर्मल फैक्ट्री में नहीं यूज होते,
सिर्फ यूरेनियम एनरिच करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में लगते हैं, जैसे हाई स्पीड रोटर्स, वैक्यूम वाल्व्स, स्पेशल एल्यूमिनियम ट्यूब्स, मैग्नेटिक बेरिंग्स। रॉ के यूरोप वाले ऑफिसर्स ने इन शिपमेंट्स को ट्रैक किया और देखा कि ये सब कहूता नाम के एक हाई सिक्योरिटी एरिया में जा रहा है। ये सबसे बड़ा सॉलिड प्रूफ था। 1977 में इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी हारी, जनता पार्टी जीती, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने 1977 टू 1979। उनका स्टाइल इंदिरा गांधी से बिल्कुल अलग था। वो रॉ और कोवर्ट ऑपरेशंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। इस टाइम में ही पाकिस्तान का कहूता न्यूक्लियर प्रोग्राम सीक्रेटली ग्रो कर रहा था। रॉ के चीफ उस वक्त NF सुंटुक थे। उन्होंने PM देसाई को कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, AQ खान सेंट्रीफ्यूज टेक ला रहा है, कहूता में डेंजरस एनरिचमेंट हो रही है। अगर इंडिया ने कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। यानी रॉ ने क्लियरली बोला, सर सिचुएशन सीरियस है। देसाई जी का नेचर बहुत सीधा साधा आइडियलिस्टिक टाइप का था। उनका मानना था, हम पड़ोसी देश में कोवर्ट काम क्यों करें, रॉ को सीक्रेट ऑपरेशंस में नहीं पड़ना चाहिए, पाकिस्तान को हमारा दुश्मन मत बनाओ, शांति रखो। यानी उनकी पॉलिसी हार्ड इंटेलिजेंस के खिलाफ थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से देसाई ने रॉ को बोला, ऐसे काम बंद करो, पाकिस्तान के अगेंस्ट कोवर्ट मिशन मत चलाओ। इससे रॉ के हाथ बंद गए। ये सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है। हिस्टोरिकल सोर्सेज में लिखा है कि इसके बाद जो हुआ उसने रॉ की वर्षों की मेहनत खत्म कर दी। देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक को एक फोन कॉल किया और कहा, हमें पता है कि आप कहूता में परमाणु बॉम्ब बना रहे हैं। यही एक कॉल ने रॉ के पूरे नेटवर्क की मौत का कारण बन गया। जिया ने ISI को आदेश दिया, कहूता के आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे उसे खत्म कर दो। इसके बाद रॉ के एजेंटों को एक एक कर खोजकर मार दिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, पूछताछ की गई और गुप्त रूप से समाप्त कर दिया गया। उनके नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं आए। उनके परिवार आज भी सच नहीं जानते। भाई, ये बात किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया कि रॉ उनके आसपास ही है और वो क्लोजली देख रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने कहूता की सिक्योरिटी 10x बढ़ा दी। रॉ के आसपास के सोर्सेज को ढूंढना चालू किया। यानी रॉ का सारा कोवर्ट नेटवर्क ऑलमोस्ट क्रैश हो गया। सबकी ढूंढ कर मारना चालू किया। इसलिए उन्होंने प्रोग्राम और ज्यादा हिडन और फास्ट कर दिया। रॉ की पूरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। जितने लोग कोवर्टली काम कर रहे थे उन पर खतरा और बढ़ गया। इंडिया का इंटेलिजेंस एडवांटेज खत्म हो गया, पाकिस्तान और सेफ हो गया। अब इसमें डायरेक्ट एंट्री होती है इजराइल की। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से इजराइल ने इंडिया को ऑफर दिया था कि हम कहूता पे एयर स्ट्राइक कर देंगे अगर इंडिया हमें अपने एयर बेसिस यूज करने दे। इंडिया के राजस्थान के एयर बेसिस से इजराइल के फाइटर जेट्स कहूता तक जा सकते थे, फिर वापस इंडिया में लैंड हो सकते थे। पर मोरार देसाई ने मना कर दिया। दूसरी गलती यहां कर दी, परमिशन न देकर। यह प्लान इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पे की गई 1981 जैसा करना चाहता था। इजराइल ने सोचा, जब हमने इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ा दिया तो पाकिस्तान का भी उड़ाना पड़ेगा, वरना मिडिल ईस्ट में हमारा बैंड बच जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल क्यों आया? चलो बताते हैं। हुआ यह था कि इजराइल की इन कंट्रीज से जंग हुई थी। 5 जून से 10 जून 1967 की बीच हुई थी, जिनमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, सूडान, ट्यूनेशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सब कंट्रीज शामिल थी। और इजराइल ने इन सब को सिर्फ 6 दिन में ही हरा दिया था, जिससे सारे अरब कंट्रीज इजराइल के दुश्मन बन गए। और अगर पाकिस्तान बॉम्ब बना लेता है तो ये टेक्नोलॉजी अरब में भी आ सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान और अरब सब इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। इसलिए इजराइल ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के लिए भारत से परमिशन मांगी थी और मोरारजी देसाई ने भी मना कर दिया था। और रॉ का नेटवर्क भी खत्म हो चुका था। अब इजराइल भारत की अनुमति के बिना हमला भी नहीं कर सकता था। योजना रद्द करनी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान ने बिना किसी रुकावट के अपना काम जारी रखा और 1998 में पाकिस्तान ने चागाई में परमाणु परीक्षण किया।
दुनिया को आधिकारिक तौर पर पता चल गया कि पाकिस्तान अब परमाणु शक्ति है। तो ऐसे पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति बना। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एक प्रधानमंत्री की एक फोन कॉल सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती थी? ऑपरेशन कहूता के दौरान रॉ के एजेंट अपनी पहचान छिपाकर मौत के साये में देश की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन मोरारजी देसाई की एक फोन कॉल ने उनकी वर्षों की मेहनत और जीवन दोनों छीन लिए। एजेंटों को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया गया। उनके परिवार आज भी सिर्फ इतना जानते हैं कि वो देश के लिए शहीद हो गए। तो अब सवाल ये है, क्या मोरारजी देसाई की ये भूल माफ की जा सकती है? क्या इन रॉ वीरों को कभी न्याय मिल पाएगा? क्या हम उनके बलिदानों को सही मायने में समझ पाएंगे? अगर मोरारजी देसाई ये कॉल ना करते तो आज भारत में जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं, शायद ये सब आज देखने को नहीं मिलता। यदि आपको लगता है कि इन अनसुने वीरों की कहानी अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो और देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।